नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मैं हूं शरद शर्मा। ये शो हम खास आपके लिए ला रहे हैं दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर सिविक सेंटर से। वो इसलिए कि देर रात तक भी दिल्ली नगर निगम में हंगामा चल रहा है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया है तो हंगामा क्यों चल रहा है। तो ये देखिए, सीधे तस्वीरें देखिए कि देर रात भी दिल्ली नगर निगम में हंगामा चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है, ये जो सारे पार्षद हैं जो वेल में आए हुए हैं ये बीजेपी पार्षद हैं। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव चल रहा था। तो उस समय बीजेपी ने ये आपत्ति की कि जो सदस्य हैं, पार्षद हैं, उनको मोबाइल लेकर वोटिंग करने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। तो इसको लेकर उन्होंने आपत्ति की और बहुत देर तक हंगामा चला, सदन स्थगित हुआ। उसके बाद आखिरकार बीजेपी पार्षदों की मांग मान ली गई और मेयर ने कहा कि ठीक है, अब मेयर का ये जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, वोटिंग में मोबाइल लेकर जाने की अब इजाज़त नहीं होगी। तो फिर बीजेपी पार्षदों ने अपनी मांग रखी कि हमको अब ये चाहिए कि जो वोट डले हैं वो फिर से डलवाए जाएं। तो बहुत देर तक इस पर विवाद चला और आखिरकार ये देखिए, अभी भी आप देखिए, ये बहुत बिल्कुल हाथापाई की स्थिति आ गई है दिल्ली नगर निगम के अंदर। लगातार हंगामा चल ही रहा है, धक्का मुक्की ये देखिए होती हुई दिख रही है। देर रात भी इस तरह की धक्का मुक्की दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच में। मुद्दा क्या है? धक्का मुक्की, मारपीट। ये देखिए पानी फेंका जा रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखनी चाहिए थी लेकिन दिख रही हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, मामला क्या है, मामला यह है, देखिए अभी भी धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट हो रही है, चले ही जा रही है, पानी फेंका जा रहा है और जो पार्षद हैं वो टेबल पर चढ़ गए हैं। अब चाहे आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, बीजेपी के पार्षद हों, धक्का मुक्की चल रही है, मारपिटाई चल रही है और बहुत ही खराब माहौल अब देर रात भी दिल्ली नगर निगम के अंदर हो गया है। मामला यह हो गया, जैसा मैंने बताया था कि मोबाइल लेके जाने को विवाद था और मान भी लिया मेयर ने, लेकिन बीजेपी पार्षदों ने कहा कि जो वोट डले भी हैं उनको भी आप फिर से डलवाइए। तो हंगामा चलने के बाद अब ये बताया गया कि जो सेक्रेटरी हैं नगर निगम के, उन्होंने ये सूचित किया है कि 55 बैलेट हम दे चुके थे, यानी 55 वोट डल चुके थे और अब 245 ही बैलेट बचे हैं, जबकि वोट करवाने हैं 250। तो अब किसी सूरत में बैलेट भी हमारे पास नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आज चुनाव करवाना है, तो आज चुनाव करवाए बिना ये सदन स्थगित नहीं हो सकता। तो एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। और इससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले तो ये तस्वीर आ गई थी कि जो पार्षद हैं बीजेपी के, वो मंच पर चढ़ गए थे और मेयर तक पहुंच गए थे, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा, मेयर ने कहा कि मुझ पर हमला किया गया है और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमला किया गया है मेयर के ऊपर, जबकि बीजेपी ने कहा कि हम मेयर से बात करने गए थे। तो ये देर रात की एमसीडी की तस्वीर है। हंगामा, मारपीट, धक्का मुक्की चल रही है दिल्ली नगर निगम में और ये लगातार चल रही है। इसको हम लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, आपको एक जूम करके दिखाऊं, लगातार कुछ पार्षद ऐसे हैं जो मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं और कुछ पार्षद हैं जो बहुत आक्रोशित हो रहे हैं। और होगा भी ये कि जब इतने सुबह के 11 बजे से रात के 11 बजे तक सदन चलता ही रहेगा, तो एक लेवल वो आएगा जब फ्रस्ट्रेशन निकलती है, थकान निकलती है कि आखिर हो क्यों नहीं रहा है, वोटिंग हो क्यों नहीं रही है, काम खत्म क्यों नहीं हो रहा, घर जा क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी या ये कहें कि मेयर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, बिना चुनाव कराए आज सदन स्थगित हम नहीं कर सकते। इससे पहले सदन स्थगित हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि अब चुनाव करवाना है। देखिए, अभी भी धक्का मुक्की अच्छे खासे पैमाने पे यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये देखिए, मारपीट हो रही है और ये जो पानी भी फेंका जा रहा है, शायद इसलिए भी फेंका जा रहा हो कि ये जो गर्मी बढ़ गई है इसको शांत किया जाए। लेकिन यहाँ कोई शांत होने को तैयार नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो जीत चुकी है, लेकिन असली सरकार दिल्ली नगर निगम में होती है। स्टैंडिंग कमेटी उन्हीं के 6 सदस्यों के लिए
ये हंगामा चल रहा है और उन्हीं 6 सदस्यों के लिए कहा जाएगा ये मारपीट चल रही है, उन्हीं के लिए ये धक्का मुक्की चल रही है और कहासुनी भी हो रही होगी जो यहाँ तक हमें सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन एक बहुत शोर का माहौल दिल्ली नगर निगम में रात को 11 बजे के बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। किसी ने सोचा नहीं होगा, शायद मैंने सुना नहीं है आज तक कि रात के 11 बजे तक ये सदन चला हो, क्योंकि ऐसी कोई जरूरत ही नहीं आज तक पड़ी। ये पहली बार हो रहा है कि देर रात जो है दिल्ली नगर निगम में, ये सुबह के 11 नहीं बज रहे, रात के 11 बजे की स्थिति है। मार पिटाई, धक्का मुक्की हो रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में। और मेयर जो हैं वो फिलहाल सदन को स्थगित करके गई हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि मेयर के ऊपर हमला किया गया है बीजेपी पार्षदों की तरफ से, जबकि बीजेपी पार्षद दावा कर रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया, हम तो उनसे अपनी बात रखने गए थे, हम डिस्कस करने गए थे ताकि कोई रास्ता निकल आए, कोई तरीका निकल आए, ताकि ये जो डेडलॉक बन गया है, ये जो गतिरोध बन गया है, इसको खत्म किया जा सके। लेकिन गतिरोध खत्म करना तो छोड़िए, इससे पहले की तस्वीर तो छोड़िए, ये तस्वीरें देर रात भी इस तरह की तस्वीरें जो हैं, किसी लोकतंत्र के लिए ये अच्छी तस्वीरें नहीं कही जा सकती कि इस तरह की मार पिटाई। ये चुने हुए लोग हैं और इनके बीच में मार पिटाई जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। और सारा कुछ ये जो हो रहा है ये स्टैंडिंग कमेटी को लेकर ही हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी जो कि नगर निगम की असली सरकार होती है। तो ये हंगामा जो है ये लगातार चलता रहेगा और हम इसको रिपोर्ट करते रहेंगे। अब बढ़ रहे हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक का एक दौरा करने वाले हैं। ये दौरा 27 फरवरी को होगा। इस दौरान वो येदियुरप्पा के गढ़ शिवमोगा में एयरपोर्ट बिल्डिंग का निरीक्षण भी करेंगे। पीएम के विमान के उतरने के साथ ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। पहले इस एयरपोर्ट को येदियुरप्पा के नाम पर ही रखने की योजना थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके बजाय किसी अहम शख्स के नाम पर इसका नाम रखा जाए। आज ही येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी की जीत के लिए काम करेंगे। तो दिल्ली से फिलहाल इतना ही। चलते हैं सोहित मिश्रा के पास मुंबई में। शिवसेना पर कब्जे का जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उद्धव ठाकरे को तात्कालिक राहत तो नहीं दी, लेकिन उनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई करने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद अब कम से कम एकनाथ शिंदे गुट के हाथ पांव तो बन चुके हैं। क्या कुछ हुआ अदालत में, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चल रहे सियासी घमासान का एक और पहलू सुप्रीम कोर्ट तक चला आया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी का निशान शिंदे ग्रुप को देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जो अर्जी लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। गंभीरता इसकी देखते हुए और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया, हमने एसएलपी दाखिल किए। उन्होंने कल एसएलपी को एडमिट करने के वक्त ही उन्होंने कहा था कि हम इसको लिस्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आज उन्होंने ये किया है। उन्होंने पूरा पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हम जब तक इसको सुनते हैं तब तक परिस्थिति जो भी रहेगी वो जिस तरह से आज है उसी तरह से बरकरार रखिए। ये हम सुनेंगे, उसके बाद में इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शिंदे गुट द्वारा पार्टी के बैंक खाते और संपत्ति के टेकओवर पर रोक की गुहार भी नहीं मानी। निवडणूक आयोग अदालत के पास चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे मांगा गया था, जिसे कोर्ट ने नकार दिया। शिवसेना और धनुष बाण पर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखा है, इसलिए आगे जो सुनवाई होगी उसके बाद फैसला होगा। लेकिन आज की स्थिति में चुनाव आयोग का फैसला शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह किसका, इस पर उनकी मांग को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जिसमें सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं और दांव पर चुनाव आयोग का फैसला है। सवाल है, बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके अपने परिवार को वापस मिलेगी या फिर बगावत कर चुके शिवसैनिक के पास ही रहेगी।
उद्धव गुट के लिए राहत बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बीच शिंदे ने भरोसा दिया है कि उद्धव गुट के विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनके हाथ क्या आएगा ये जानने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो देश में पहले न कभी किसी ने सुना न कभी देखा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका आने वाला फैसला देश की राजनीति के लिए एक नई नजीर साबित होगा। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। विपक्षी दलों की एकजुटता पर एक बार फिर से बहस तब छिड़ गई जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में साझा गठबंधन की सरकार बनेगी। अब इस पूरे बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड से लेकर लेफ्ट पार्टियों ने कहा है कि विपक्ष के नेतृत्व के सवालों पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. For with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views how to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड में चुनावी अभियान के दौरान ये अहम बयान दिया। इसके 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनाते ने दिल्ली में कहा, कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गठबंधन को लीड करने का सफल अनुभव है। राजनीतिक असलियत है कि बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं और हमने मिलकर सरकार चलाई है, और ऐसी सरकार चलाई है जिसने इस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है, जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है, संपन्नता दी है, और 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है। हमने अपने घटक दलों के साथ मिलकर ऐसी सरकार चलाई है, और हम बिल्कुल इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। लेकिन इस बयान से विपक्षी खेमे में हलचल है। जेडीयू ने याद दिलाया कि क्षेत्रीय पार्टियां भी मोर्चा बना रही हैं और नेतृत्व के सवाल पर अभी बात करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस बीजेपी से अलग मोर्चे की कवायद जारी है, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हैं और विजयवाड़ा में फिर एक रैली करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा, लीड कौन करेगा, ये सवाल अभी तय नहीं हुआ है। ये सवाल तय हो जाता बहुत अच्छी बात है। इन शरद पवार के बगैर, नवीन पटनायक के बगैर, ममता बनर्जी के बगैर, अखिलेश यादव के बगैर, प्रकाश सिंह बादल के बगैर, केसीआर के बगैर, वाईएसआर के बगैर कैसी विपक्षी एकता बनेगी, उसके बारे में हमारे, और केजरीवाल जी के बगैर कैसी विपक्षी एकता बनेगी, उसके बारे में हमारा शक है। अभी नेतृत्व के सवाल पर वक्तव्य ना दिए जाएं तो ये विपक्षी एकता के लिए बेहतर है। गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला अभी करना जल्दबाजी होगी। ये बाद की बात है। बीजेपी को हराने के बाद इसकी चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी खेमे में लीडरशिप के मुद्दे पर मतभेद गहरा है और संसद के अंदर और बाहर महत्वपूर्ण मौकों पर कांग्रेस और अहम क्षेत्रीय दलों के बीच अंतर्विरोध और मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं। ऐसे में अब कुछ विपक्षी दलों के नेता ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने के लिए बेहतर होगा कि लीडरशिप के सवाल को छोड़कर विपक्षी दल एक ही मंच पर आकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया भर में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अनाज के पैदावार पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से एक ऐसे गेहूं का इजाद किया गया है जो बढ़ते तापमान में अच्छी पैदावार देगा। क्या है इसकी खासियत, देखिए रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत में लगी गेहूं की फसलों पर संकट मंडरा रहा है।
कृषि अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट राजबीर यादव गेहूं की फसलों में पड़ने वाले कच्चे बीज को दिखाकर समझा रहे हैं कि कैसे बढ़ती गर्मी गेहूं के बाली के कच्चे बीजों को सुखा सकती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए साइंटिस्ट राजबीर यादव ने गेहूं की नई प्रजाति HD 3385 विकसित की है। नई प्रजाति की इस फसल में बीज पड़ चुके हैं और फरवरी में अगर तापमान 35 डिग्री से ऊपर भी चला जाए तो इसकी पैदावार प्रभावित नहीं होगी। अगर जो आप वीट की सोइंग को अर्ली कर दें तो आपके पास अर्ली सोइंग करने से जितना टाइम बढ़ेगा वो टाइम आप टर्मिनल हीट से बचा सकते हो। लेकिन इसमें एक खामी है कि आप अगर जो आपने प्रॉपर वैरायटी अर्ली के लिए नहीं चूज करी तो उसके अंदर बालियां जल्दी आ जाती है और उसमें बायोमास कम रह जाता है। गेहूं की इस नई प्रजाति को इजाद करने में सीनियर साइंटिस्ट राजबीर सिंह और कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बीते कई साल इन खेतों में पसीना बहाया है। ग्लोबल वार्मिंग की इन चुनौतियों को देखते हुए महज गेहूं ही नहीं, धान, चना और दूसरी फसलों पर भी लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से कृषि अनुसंधान संस्थान की तैयारियों को देखने बिल गेट्स भी अगले महीने भारत आएंगे। ये किस्म जो है इसका 3385 नाम है, HD 3385, और अभी हम लोगों ने निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी करके इसका बड़े स्तर पे मल्टी लोकेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका बीज उत्पादन भी कर रहे हैं। तो सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष से इसका बीज किसानों को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिछले साल भी भारत के गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड कमी देखी गई थी। इस साल मार्च तक सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। ऐसे में किसान और वैज्ञानिकों की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं और सरकार भी चिंतित दिख रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। कुत्तों के आतंक का डर लोगों को सता रहा है। आए दिन हम कुत्तों के हमले के वीडियोस देख रहे हैं। हैदराबाद के लोग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहे हैं, देखिए उमा सुधीर की इस रिपोर्ट में। ऋषि की मां लाख मिन्नतें कर ले, लेकिन वो घर से बाहर निकलने से डरता है। सोमवार को 4 साल के ऋषि पर हैदराबाद में चैतन्यपुरी में उसके घर के बाहर कुत्तों ने हमला कर दिया। उसकी पैरों और पीठ पर कई जख्म आए हैं। यहाँ 10-12 कुत्ता रहता है यहाँ से, यह पूरा फीडिंग करता रहता है। ये स्ट्रीट हॉल में ना पूरा फीडिंग करता रहता, न को बोले तो भी समझ नहीं रहता नो। 1-2 बार कंप्लेंट भी दिया, तो कुत्तों को पकड़ ले गया। फिर ये उन्होंने रिवर्स कंप्लेंट दे के हमारे कुत्ता है हम ही पाल रहे यहाँ पे बोल के फिर वापस लेके आया। ऋषि खुशनसीब था। उसका हाल 5 साल के प्रदीप जैसा नहीं हुआ, जिसे 3 कुत्तों ने रविवार को हैदराबाद के अंबरपेट में मार डाला। रिसेंट 15 डेज बैक भी कुत्तों को कंप्लेंट करे थे। वो लोग आते थे मॉर्निंग, एक 10-15 मिनट आके वो देखते थे, नहीं मिला तो चले आते थे वो लोग। ऐसा ये 2-3 दिन से जैसा पकड़े ना, अगर वैसे ही यार पहले पकड़ते थे तो ये एक्सीडेंट नहीं होता था मैडम। गुरुवार को नगर निगम के कई विभागों की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद उम्मीद है कि कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए एक योजना का ऐलान किया जाएगा। शहर की मेयर विजय लक्ष्मी गढ़वाल ने कहा है कि हमले की वजह ये हो सकती है कि कुत्ते भूखे और गुस्से में हों। I heard that there is a lady who feeds these 4 dogs. एक महिला जो कुत्तों को खाना खिलाती थी, उसकी दुकान 2 दिनों से बंद थी, इसलिए शायद वो कुत्ते भूखे और गुस्से में हों। To feed the dogs, and we do not know for sure if these dogs got ferocious. प्रशासन का कहना है कि कुत्तों की काटने की घटनाएं करीब आधी हो गई हैं। 2019 में जहां इनकी तादाद 1,60,000 थी, वहीं 2022 में ये घटकर 82,000 रह गई, क्योंकि हैदराबाद पशुओं के जन्म नियंत्रण पर केंद्र के प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। शहर के 5,70,000 कुत्तों में से 4 लाख से ज्यादा का बधियाकरण हो चुका है और उन्हें रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। कहीं भी कभी भी कचरे को फेंक देना, और इसमें काफी हद तक फूड आइटम्स भी रहती हैं, चिकन हो या मटन हो, उसको पॉलिथीन में डालकर यहाँ वहाँ फेंक देना, ये दिखाता है कि नागरिक को भी जिम्मेदार होना चाहिए। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।
सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से मनाया जा रहा है तिब्बती समुदाय का नया साल। गुरुग्राम से हैरान करने वाली एक घटना सामने आ रही है। एक मां ने अपने बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए उसे 3 साल तक घर में कैद रखा। कोरोना की पहली लहर में ही महिला ने इस बच्चे के साथ खुद को घर में कैद कर लिया। तब बच्चे की उम्र 7 साल की थी और अब वो 10 साल का हो गया है। बच्चे के पिता लॉकडाउन खुलने पर घर से निकले तो उन्हें भी घर में नहीं आने दिया गया। पिता की अपील पर गुरुग्राम पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और एनजीओ की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया। फिलहाल उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तिब्बती नए साल का जश्न शुरू हो गया है और इसे लोसर के नाम से जाना जाता है। मैक्लोडगंज में इसे किस तरह से मनाया जा रहा है, देखिए तनिष्क पंजाबी की इस रिपोर्ट में। आज डे 2 है लोसार फेस्टिवल का और लोसार फेस्टिवल तिब्बतन न्यू ईयर माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है तिब्बतन लोगों के लिए और ये यूजुअली 15 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें पहले 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर कि तिब्बतन लोग अपने आसपास एक साथ डांस कर रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं और ये सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं लोसार फेस्टिवल को मनाने के लिए। ये त्योहार की खास बात ये है कि ये बुराई के ऊपर एक जीत मानी जाती है। ये बुराई के ऊपर एक जीत मानी जाती है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं मैक्लोडगंज में और अपना ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं। आप अपने चारों ओर देख सकते हैं बच्चे, औरतें, मेल, फीमेल, सब लोग, सारे फैमिली मेंबर्स अपने लव्ड वन के साथ इकट्ठा हुए हैं। तनिष्क पंजाबी फॉर एनडीटीवी। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।